स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट अरागी काई अपने आसपास के सभी लोगों को हाई स्कूल का एक ऑर्डिनरी ग्लूमी टीनेजर लगता था, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल भी इतना सरल नहीं था। वो एक प्रोफेशनल असासिन था जिसने अपने पीड़ितों को डरा कर रखा था, जिनमें से कोई भी कभी बच नहीं पाया था। अरागी काई के सहपाठी उसके एंटी सोशल कैरेक्टर और अजीब ऑरा के कारण उससे नफरत करते थे और उसे बुली करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब अरागी और उसके सहपाठियों को अचानक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर दिया गया, जो सॉर्ड्स और मैजिक की दुनिया थी। एक रहस्यमयी मैसेंजर उन सभी को घोषणा करती है कि वे सभी हीरोज हैं जिन्हें डीमन किंग को हराने के लिए इस दुनिया में बुलाया गया है, और इतने कठिन काम के लिए वो उन्हें सुपर पावर्स प्रदान करती है। जाहिर है अरागी काई को उन सब में सबसे शक्तिशाली शक्ति मिलती है। खैर, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी, तो आइए इस स्टोरी को शुरू से शुरू करें और इसकी तह तक पहुंचें। दृश्य एक अंधेरी गली में दौड़ते हुए एक आदमी से शुरू हो। डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि शायद वो किसी तरह बच निकला, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके गले पर नाइफ रख दिया। उसने असासिन से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे अपनी जान के बदले मनी देगा, लेकिन अगले ही पल असासिन ने उसका गला रेत दिया। अगली सुबह एक युवा स्कूल का लड़का स्कूल जा रहा था और वो थका हुआ लग रहा था। उसका नाम अरागी काई था। उसने जम्हाई ली और सोचा कि पूरी रात काम करने के बाद स्कूल जाना वाकई सक करता है। वो एक असासिन के रूप में काम करता था। जब उसने अपनी क्लासरूम में प्रवेश किया तो अन्य स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। मिडुशुजी नाम के एक लड़के ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वो सॉकर क्लब का एस और क्लास प्रेसिडेंट था। कई ने ठंडेपन से उसके अभिवादन का जवाब दिया और अपने डेस्क पर बैठ गया। इस बीच नागासी रिया नाम की एक लड़की ने यह सब देखा और टिप्पणी की कि कई हमेशा की तरह रूड था। वो एक फैशनेबल लड़की थी जो क्लास की बाकी लड़कियों से अलग दिखती थी। वो शुजी के पास गई और उससे कड़ाई से कहा कि उसे कई जैसे लोगों का अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। शुजी ने यह कहकर उसका बचाव किया कि शायद वो थका हुआ होगा, इसलिए वो इतना कोल्ड था। अचानक एक और स्टूडेंट क्लासरूम में दाखिल हुआ और उसे देखकर रीना ने कहा कि कैसे एक और भी ज्यादा रूडर व्यक्ति अभी अंदर आया है। उस रूड स्टूडेंट का नाम अराशी शुनसुके था, जो एक कुख्यात स्थानीय गैंग का लीडर था। कुछ स्टूडेंट्स ने अराशी का अभिवादन किया, लेकिन जब उसने देखा कि कई अभिवादन करने के बजाय सो रहा है तो वो उसके बेंच पर गया और उसे उठने के लिए चिल्लाया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कई ने उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे नींद आ रही है और पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अराशी ने उसे वियर्डो कहा। अचानक केंजाकी रिन नाम की एक और स्टूडेंट ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। वो मार्शल आर्ट्स और लिटरेचर दोनों में सुंदर और टैलेंटेड थी। वो स्कूल की कूल और अलूफ टॉप ब्यूटी थी। उसने उसका सामना किया, लेकिन हाशिमोटो एम नाम की एक अन्य लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो एक गंभीर डिसाइपल कमिटी वाली लड़की थी जिसे वास्तव में ऑर्डर की परवाह थी। उसे अराशी से लड़ने के लिए तैयार देख नारुमी योशिया नाम के एक लड़के ने उससे कहा कि अराशी उसे बस उड़ा देगा। योशिया एक उथला और फ्रिवलस गाय था। जल्द ही सब अपनी सीटों पर वापस आ गए। ये शिंजो हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर क्लास थी और बहुत सारी समस्याओं वाली क्लास में ये एक और रेगुलर डे था। कई अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए था जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। शुजी के पैरों के नीचे से एक अजीब सेंसेशन आ रही थी। फर्श से एक चमकदार नीली रोशनी निकलने लगी और एक मैजिक स्पेल सर्कल दिखाई दिया। जल्द ही क्लास में सभी ने इसे देखा और भ्रमित और शॉक्ड हो गए। मैजिक सर्कल आकार में बढ़ गया और पूरी क्लासरूम के फर्श को कवर कर लिया। शुजी ने सभी को क्लास छोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन कई जानता था कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जल्द ही तेज रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। उन सभी को एक पुराने कासल जैसी दिखने वाली जगह के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया। सभी जमीन पर बेहोश पड़े थे और कई सबसे पहले होश में आया। उसने देखा कि बिल्डिंग स्टोन से बनी थी, जिसमें छिपने के लिए कई बड़े पिलर्स थे और वहां केवल एक ही एग्जिट था। जल्द ही अन्य स्टूडेंट्स को भी होश आने लगा। हर कोई घबरा रहा था, लेकिन शुजी ने उन्हें शांत किया और कई को राहत मिली कि शुजी कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूरी क्लास को अपना आपा खोने से रोक सकता था। अराशी उठा और कहा कि वे कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते, और उसने अपने 2 मिनियंस को अपने पीछे आने के लिए कहा। कई ने उसे रोका और कहा कि वो दरवाजे के दूसरी तरफ से उनकी ओर आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता है। कई को महसूस हुआ कि वहां से एक पुरुष और एक महिला आ रहे हैं। जल्द ही दरवाजा खुला और एक लड़की और एक बूढ़ा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुए। वे दोनों मध्यकालीन नाइट और प्रिंसेस की तरह लग रहे थे और उन्होंने केप्स के साथ असामान्य और ओल्ड फैशन फ्लोई कपड़े पहने थे। लड़की ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि वे प्रभावशाली हैं और उन्हें हीरो कैंडिडेट्स कहा। छात्र उन्हें देखकर हैरान रह गए। कई ने उन दोनों का एनालिसिस किया और निष्कर्ष निकाला कि पुरुष का शरीर एक सॉर्ड यूजर का था और उसने अपना गार्ड भी ऊपर रखा था।
जहाँ तक लड़की की बात है, उसे हल्की मसल्स महसूस हुईं, लेकिन वो उसे काफ़ी नॉर्मल लगी। लड़की ने अपना परिचय होली कंट्री डाइजेस्ट की आर्चबिशप लियोनोरा के रूप में दिया, और उसके साथ जो आदमी था वो गैस था, जो एक नाइट और उसका प्रोटेक्टर था। अराशी ने उससे कहा कि उसने पहले कभी इस देश के बारे में नहीं सुना है, और उससे पूछा कि क्या वो उनके साथ मजाक कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि वह निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रही थी। शूजी आगे आया और उसे समझाया कि वे अचानक खुद को वहां पाए और इसलिए थोड़े ऑन एज थे। लड़की ने उन्हें पूरी बात समझानी शुरू की। उसने ये कहकर शुरुआत की कि उन्हें ईविल डीमन किंग को हराने के लिए मानवता की आशा के रूप में एक पैरेलल वर्ल्ड में बुलाया गया है। वे पैरेलल वर्ल्ड के हीरो कैंडिडेट थे। छात्रों के लिए ऐसी किसी बात पर विश्वास करना कठिन था। गैस ने अराशी से देश की सेंट से बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम रखने को कहा। अराशी इससे बेपरवाह था और इसने गैस को अपनी सॉर्ड निकालने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लियोनोरा ने उसे शांत किया। अराशी गैस पर झपटा और कई उसकी बहादुरी देख हैरान रह गया। इससे पहले कि अराशी हमला कर पाता, गैस ने अपनी सॉर्ड घुमाई और उसके सिर पर एक छोटा सा कट लगा दिया। उसका हमला इतना तेज था कि किसी ने उसे देखा तक नहीं। लियोनोरा ने उसके अग्रेशन के लिए माफी मांगी और कहा कि वो उन्हें सब कुछ विस्तार से समझाएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें चुप रहकर उसे सुनना होगा। उसका व्यवहार अचानक शांत से डरावना हो गया। उसने समझाया कि डीमन किंग के इन्वेजन के कारण उस दुनिया की मानवता एक्सटिंक्शन का सामना कर रही थी। डाइजेस्ट देश विरोध करना जारी रखे हुए था, लेकिन अब उनके पास इन्वेजन को पूरी तरह से रोकने की शक्ति नहीं थी। कई ने सोचा कि कहानी काफी कॉमन है। उसने आगे कहा कि वे मानवता की आखिरी उम्मीद हैं। ये सुनकर छात्रों ने जवाब दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। कुछ लड़कियां पहले से ही रो रही थीं। गाया गैस ने कहा कि यह असंभव लग सकता है, लेकिन उन्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक वे डीमन किंग को हरा नहीं देते, तब तक उनके पास अपनी दुनिया में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर छात्र और भी शॉक्ड हो गए। कई जानता था कि उसने ये केवल उन्हें प्रेरित करने के लिए कहा था। उसने सोचा कि जो लोग हमेशा शांति से रहे हैं वे अचानक हत्या करना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्सपीरियंस और टैलेंट की आवश्यकता है। अराशी अपने सिर पर खून के साथ उठा और उन्हें निर्देश देने के लिए कोसा। उसने आगे कहा कि वो उनके जैसे लोगों से नफरत करता है। गैस ने देखा कि अराशी की स्पिरिट अभी भी अटूट थी और सोचा कि क्या वो एक उपयोगी वॉरियर हो सकता है। गैस ने अपनी सॉर्ड पकड़ी और अराशी को मारने का फैसला किया, क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बन सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने देखा कि लियोनोरा अराशी के घाव को ठीक कर रही थी। उसने समझाया कि जिस शक्ति का वो उपयोग कर रही थी उसे सिस्टम कहा जाता था, और ये उन्हें उनके देवताओं द्वारा प्रदान की गई थी। उसने उनके लिए इसे सरल बनाया और कहा कि ये उनकी दुनिया के मैजिक की तरह ही है। कई ने गौर किया कि वो उनकी कल्चर के बारे में जानती थी और सोचा कि क्या उसने पहले भी उसकी दुनिया के लोगों को बुलाया था। वो शुजी की ओर बढ़ी और कहा कि वो शक्ति ही वो कारण थी जिसकी वजह से उसने उन सभी को वहां बुलाया था। उसने अपने हाथ उठाए और शुजी की कलाई चमकने लगी और जल्द ही उसके हाथ में रोशनी से बनी एक सॉर्ड आ गई। उसने आगे समझाया कि वे सिस्टम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन की अपनी जन्मजात क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। उसने कहा कि वो जानती है कि उसकी एक स्वार्थी विनती है, क्योंकि उसने उन सबको वहां बुलाया और अब वे जा नहीं सकते, और उनसे अपनी शक्तियां देने को कहा। शुजी ने कहा कि चाहे वे उन्हें कितनी भी शक्ति क्यों न दें, वे अभी तुरंत नहीं लड़ सकते। उसने जवाब दिया कि उन्हें वास्तव में ट्रेंड किया जाएगा और उनके प्रशिक्षण के दौरान उनका ख्याल रखा जाएगा। शुजी ने स्थिति को संभाला और अपने सहपाठियों से कहा कि वह जानता है कि वे डरे हुए हैं, लेकिन पहली चीज जिसकी उन्हें जरूरत है वो है इन्फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन। उसने उनसे कहा कि उन्हें अभी के लिए उनकी बात सुननी चाहिए, और सहपाठी उससे सहमत हो गए। जब लियोनोरा ने देखा कि वे सभी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो उसने उन्हें उनकी डिवाइन पावर्स देना शुरू कर दिया। मुएरी को टेलीकिनेसिस दी गई, अराशी को एक्सप्लोजन पावर्स मिले, रीना को फायर पावर्स मिले, योशिया को विंड पावर्स मिले, और अन्य को भी अलग और अद्भुत पावर्स मिले। लियोनोरा ने पूछा कि क्या कोई बचा है, और कई ने अपना हाथ उठाया। उसने उसे भी उसकी शक्तियां दी, और उसने महसूस किया कि उसकी फील्ड ऑफ विजन बदल रही है, और जैसे ही उसने अपनी शक्तियां प्राप्त करना समाप्त किया, वो लियोनोरा के स्टैट्स पढ़ सकता था। उसकी आंखों का रंग बदलकर लाल हो गया, और लियोनोरा ने उसे बताया कि उसे जजमेंट की शक्ति मिली है, जो काफी रेयर थी। ये शक्ति उसे अपने टारगेट्स के स्टैट्स और विवरण देखने देगी। उसने अपनी शक्तियों को खुद पर आजमाया, और वो अपने खुद के स्टैट्स देख पा रहा था। अराशी ने भी अपनी शक्तियों को आजमाया और कई का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे केवल एक नया आंखों का रंग मिला है। कई ने देखा कि छात्र बहुत हाई एंड माइटी व्यवहार कर रहे थे। उनके पास अभी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, और उनकी शक्तियां भी उधार ली गई थीं और किसी भी समय छीनी जा सकती थीं। लेकिन वो चिल था,
क्योंकि उसके पास लोगों को मारने के और भी बहुत से तरीके थे। सबके अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद लियोनोरा ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। शाम को हीरो कैंडिडेट्स को उनके व्यक्तिगत कमरों में ले जाया गया। कई अधिक इन्फॉर्मेशन की तलाश में अपनी खिड़की से बाहर निकल गया। बाहर गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि हीरो कैंडिडेट्स कितने कमज़ोर लग रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाया कि कैसे उन बच्चों को डीमन किंग को हराने के लिए चुना गया है। उनमें से एक ने कहा कि सेंट निश्चित रूप से कुछ ऐसा जानती है जो वे नहीं जानते। कई ने उनकी पूरी बातचीत सुनी। उसने एक गार्ड के स्टैट्स चेक करने के लिए अपनी जजमेंट पावर का उपयोग किया और देखा कि वो केवल स्वॉर्ड्समैनशिप जानता था। वो जल्द ही और जानकारी की तलाश में निकल गया। उसने शहर की संरचना के बारे में भी जान लिया था, जो एक फोर्टिफाइड सिटी थी। वो आंतरिक कासल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन गेट्स पर कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए छिपकर अंदर जाना मुश्किल था। उसने चीज़ों में जल्दबाजी न करने और अगली बार वापस आने का फैसला किया। इस बीच एक खुले मैदान में रीना अपने 2 मिनियंस के साथ एक अच्छी जगह तलाश रही थी। वे वहां अपनी नई शक्तियों का अभ्यास करने के लिए थे। उन्होंने अपने संबंधित एलिमेंट्स को कॉन्जूरिंग करना और उनका अवलोकन करना शुरू कर दिया, क्योंकि रीना पूरे डिवाइन प्रोटेक्शन स्टफ के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। कई एक झाड़ी में छिपा हुआ था और उनकी जासूसी कर रहा था जब उसे अचानक एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई। लड़कियों ने भी झाड़ियों से आती एक अजीब आवाज़ सुनी। ये एक विशाल लिजर्ड जैसा दिखने वाला प्राणी था और लड़की के मैजिक की ओर आकर्षित हुआ था। कई ने जल्दी से राक्षस के स्टैट्स देखने के लिए अपने मैजिक का उपयोग किया और वो उसके ज़बरदस्त स्टैट्स देखकर हैरान रह गया। जल्द ही राक्षस दहाड़ा और लड़कियों का पीछा करने लगा। कई ने निष्कर्ष निकाला कि लिजर्ड मजबूत और अग्रेसिव थी, लेकिन वो केवल एक सीधी रेखा में दौड़ती थी और उसमें बुद्धि की भी कमी थी। उसने उस पर एक नाइफ फेंका और नाइफ सफलतापूर्वक उसकी मोटी खाल में घुस गया। इस बीच रीना लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। राक्षस उसके पास पहुंच गया था और उस पर पैर रखने ही वाला था कि अचानक उसने हिलना बंद कर दिया। जब लड़कियों ने चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि एक नाइफ उसके सिर को छेद रहा है और उससे खून बह रहा है। उन्होंने सोचा कि क्या किसी ने उसे बचाया है, लेकिन उन्होंने वहां और न रुकने का फैसला किया और वे चली गईं। कई के पास उन्हें बचाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे स्थिति को अनदेखा नहीं करने दिया। उसने अपने मन में सोचा कि अगर इस तरह के राक्षस खुलेआम घूम रहे हैं तो वहां चीजें आसान नहीं होने वाली हैं। वो अपना नाइफ उठाने के लिए राक्षस के शरीर के पास गया जब उसे अचानक अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वो राक्षस के शरीर के पीछे छिप गया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए वो भी अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद एक दीवार के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। वो व्यक्ति एक रोब में ढका हुआ था, जिससे किसी के लिए भी उसका चेहरा देखना असंभव था। उस व्यक्ति ने राक्षस का सिर फोड़ दिया और उसकी आंखें निचोड़ दी। उसने खुद से कहा कि हीरो कैंडिडेट्स कितने बेकार और कमज़ोर हैं। ये देखकर उसे निराशा हुई, लेकिन कई से बिल्कुल उसके जैसी ही गंध आ रही थी। अगली सुबह गैस मृत राक्षस के शरीर को हीरो कैंडिडेट्स के पास लाया, जो ऐसा कुछ देखकर शॉक्ड रह गए। गैस ने समझाया कि राक्षस कल रात रॉयल कैपिटल के पास मृत पाया गया था। उसने आगे कहा कि डीमन किंग ने राक्षसों को उन्माद फ्रेंजी में डाल दिया और परिणाम स्वरूप वे मानव मांस के भूखे हो गए। उसने हीरो कैंडिडेट से कहा कि वे उस राक्षस जैसी चीज़ों से लड़ेंगे। गैस ने स्टूडी, संभवतः शूजी या कोई शोधकर्ता से पूछा कि क्या उसे राक्षस के बारे में कुछ अजीब लगा, और उसने जवाब दिया कि वहां सॉर्सरी के इस्तेमाल के निशान थे, जो शायद मिड ग्रेड से ऊपर के किसी डीमन द्वारा किया गया था। उसने कहा कि शायद वे नए हीरो कैंडिडेट्स के लोअर स्तर को देखने के लिए स्काउटिंग कर रहे थे। कई ने सोचा कि क्या सॉर्सरी मैजिक से अलग थी, क्योंकि ये रिसर्चर द्वारा इस्तेमाल किया गया एक नया शब्द था। शूजी ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर एक डीमन द्वारा कंट्रोल था। स्टूडी ने समझाया कि स्ट्रॉन्ग डीमन्स सर्विट्यूड स्पेल्स का उपयोग कर सकते हैं और इसलिए कमज़ोर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। गैस स्टूडी को खींचकर दूर ले गया, लेकिन वो और समझाना चाहता था। कई ने स्टूडी को जानकारी इकट्ठा करने में एक बड़ी मदद माना जिसका वो उपयोग कर सकता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उन आंखों की ट्रू आइडेंटिटी जिन्हें उसने कल रात महसूस किया था, एक डीमन था। वो डीमन स्किलफुल था क्योंकि कई ने उसे मुश्किल से नोटिस किया था। उसने सोचा कि डीमन शायद उसी पल उनके आसपास हो सकता है। अराशी ने गैस से कहा कि वे डीमन को मारे बिना अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते और उसने उस दुनिया में लंबे समय तक रहने का प्लान नहीं बनाया था। अन्य स्टूडेंट्स भी उससे सहमत थे। कई ने सोचा कि ये सबसे अच्छा है कि वे जल्दी से सच्चाई का वजन, वेट ऑफ ट्रूथ सीख लें। अचानक लियोनोरा अंदर आई और उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि वे अभी तक अपनी पावर्स का उपयोग करना नहीं जानते। उन्हें बस कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। चूंकि वे एक डिफरेंट वर्ल्ड से थे, इसलिए उनकी ग्रोथ रेट उस दुनिया के लोगों से अलग होगी। और इस तरह स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग शुरू करने के बाद 1 हफ्ता बीत चुका था।
कई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था और वो पहले से ही नई भाषा के हर अक्षर को समझ सकता था। उसने सोचा कि ये काफ़ी स्ट्रेंज था कि वे पहली बार में एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसकी जजमेंट पावर युद्ध के लिए फिट नहीं थी, इसलिए उसे ट्रेनिंग से बाहर रखा गया था, लेकिन लाइब्रेरी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। उसे उनके हिस्ट्री और कल्चर पर कई किताबें नहीं मिली और डीमंस के बारे में भी नहीं। उनमें सबसे मजबूत 5 थे: नारुमी विंड कंट्रोलर, अराशी अपनी एक्सप्लोजन पावर्स के साथ, केंजाकी अपनी टेलीकिनेसिस के साथ, हाशिमोटो अपनी लैंड पावर के साथ और रीना अपनी फायर पावर्स के साथ। हालांकि एक और व्यक्ति था जिसकी ग्रोथ रेट स्पष्ट रूप से एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, वो शुजी था। वो उन लोगों से भी अधिक मजबूत हो गया जिनसे उसने स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी थी। कई ने अपनी जजमेंट पावर का उपयोग किया और देखा कि उसके सभी स्टैट्स बी ग्रेड से ऊपर थे और पिछले हफ्ते वे डी ग्रेड से नीचे थे। अचानक 2 लड़के कई के पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे और उसने देखा कि बाकी लोग भी उसे नीची नज़र से देख रहे थे। अपनी नई पावर्स मिलने के बाद वे इम्प्यूडेंट ढीठ हो रहे थे। एक लड़के ने कई को बुली करने की कोशिश की, लेकिन कई ने चुपके से उसे जमीन पर फेंक दिया। इस बीच लियोनोरा और गैस ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। उसने अनाउंस किया कि चूंकि वे सभी उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से बढ़ चुके हैं, इसलिए उसने अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नारुमी ने उससे पूछा कि क्या वो उन्हें डीमन किंग से लड़ने के लिए भेजने की योजना बना रही है, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वो चाहती है कि वे अब मॉन्स्टर्स से लड़ने की प्रैक्टिस करें। जब उन्होंने ये सुना तो हर कोई एंग्शियस लग रहा था। अगले दिन गैस और लियोनोरा सभी हीरो कैंडिडेट्स को एक जंगल के बीच में ले गए और गैस ने समझाया कि वे वहां कॉम्बैट ड्रिल्स के लिए हैं। यह बाधाओं ऑब्स्टिकल्स से भरी जगह थी जहां वे एक ग्रुप के रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्हें 2 से 3 लोगों की टीम्स में विभाजित किया जाने वाला था। ये सब सुनकर सभी हीरो कैंडिडेट्स ने अपने ग्रुप बना लिए, जिससे कई और केंजाकी अकेले रह गए। उनके पास एक दूसरे के साथ टीम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई ने सोचा कि उसका व्यक्तित्व कॉन्फिडेंट और एपैथेटिक उदासीन था और वो अभिमानी प्राउड भी थी। उसने उसे अपनी ओर घूरते हुए पकड़ लिया। इस बीच लियोनोरा ने अनाउंस किया कि चूंकि ये एक स्पेशल ओकेजन है, इसलिए जो टीम सबसे अधिक मॉन्स्टर्स को हराएगी उसे एक सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। जल्द ही कॉम्बैट ड्रिल्स शुरू हुई। उनके रास्ते में केनिस्की ने कई से कहा कि उसकी पावर्स बाकी सभी से सुपीरियर हैं, इसलिए उसे उसकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि वह उसके रास्ते में न खड़ा हो। कई ने ऑफर स्वीकार कर लिया और कहा कि वो सब कुछ उस पर छोड़ देगा। ये देखकर उसने उससे पूछा कि क्या उसमें कोई प्राइड नहीं है। उसने अपने आसपास 4 एंटिटीज़ को महसूस किया जो छिपी हुई थीं। मॉन्स्टर्स में से एक उनकी ओर झपटा और केंजाकी ने अपनी पावर्स का उपयोग किया। उसकी पावर को डोमिनेशन कहा जाता था और यह एक ऐसी एबिलिटी थी जो टारगेट पर यूज़र के ऑर्डर्स को लागू करती थी। उसने गॉब्लिन को झुकने बाउ डाउन का आदेश दिया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ मिनटों के बाद वह स्पष्ट रूप से थकी हुई लग रही थी। उसने उसे समझाया कि जब वो बहुत लंबे समय तक अपनी पावर्स का उपयोग करती है तो वो थक जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक माना खर्च होता है। उसने उससे गॉब्लिन को मारने के लिए कहा क्योंकि एक और मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन वो थोड़ी हेजिटेंट हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे मॉन्स्टर थोड़ा इंसान जैसा लग रहा था। कई ने यह कहकर उसमें समझदारी डाली कि आखिरकार वो एक मॉन्स्टर ही था जिसने पहले उन पर हमला करने की कोशिश की थी। उसने एक पत्थर उठाया और निष्कर्ष निकाला कि वो जापान की सिर्फ एक नाइव भोली स्टूडेंट थी जो शांति की बहुत आदी थी। वो पत्थर से खेल रहा था जब अचानक अन्य 3 गॉब्लिन्स भी दिखाई दिए। उसने गॉब्लिन्स को झुकने का आदेश दिया और कई से बस खड़े रहने के बजाय उसकी मदद करने को कहा। कई ने जवाब दिया कि वो वही थी जिसने उसे बीच में न आने के लिए कहा था। उसने आह भरी और गॉब्लिन्स को अपनी गर्दन मरोड़ने का आदेश दिया और इससे वे मर गए। वो ये देखकर हैरान था कि वो ऐसे ऑर्डर्स भी लागू कर सकती है, जिस पर उसने जवाब दिया कि ऑर्डर जितना कठिन होगा सक्सेस की संभावना उतनी ही कम होगी। वो गॉब्लिन्स की लाशें देखकर डिस्गस्टेड थीं, लेकिन कई ने उसे अपने ज्ञान के शब्दों वर्ड्स ऑफ विजडम से दिलासा दिया। उसने उससे पूछा कि जब उसके पास पावर्स भी नहीं हैं तो वो इतना शांत कैसे रह सकता है। उसने उससे कहा कि उसके बारे में चिंता न करे क्योंकि ये उसकी स्ट्रांग पॉइंट है। उसने उससे पूछा कि क्या वो वापस लौटना चाहती है अगर वो इस सब से बहुत डरी हुई है, लेकिन जाहिर है उसने प्राइड के साथ प्रपोजल से इनकार कर दिया। वो जानता था कि वो बस बहादुर दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि वो आखिरकार इतनी बुरी भी नहीं थी। इस बीच नारुमी और हाशिमोटो एक ऐसे मॉन्स्टर से भाग रहे थे जो उनके लिए बहुत मजबूत था, लेकिन भागना उनके लिए विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी विंड और रॉक पावर्स का उपयोग करके मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करने का फैसला किया। उन्होंने मॉन्स्टर को एक विशाल पत्थर बोल्डर से मारा, लेकिन उस पर खरोच तक नहीं आई। वे असहाय थे और नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है। केंजाकी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी क्योंकि उसने अभी तक अपने दादाजी का कर्ज नहीं चुकाया था जिन्होंने उसे पाला था।
वो वास्तव में उन्हें दिखाना चाहती थी कि वो कितनी बड़ी हो गई है। वो अपने विचारों में खोई हुई थी जब कई ने उससे पूछा कि क्या वो आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि वे खो सकते हैं। दोनों के बीच नोकझोंक बैंटर हुई और उसे आश्चर्य हुआ कि कई इतना मिस्टीरियस और स्टबर्न जिद्दी क्यों था। वे मस्ती कर रहे थे जब अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। केंजाकी ने आवाज को हशिमोटो की आवाज के रूप में पहचाना। कई ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसने जवाब दिया कि उन्हें जाहिर तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए। इस बीच हशिमोटो को मॉन्स्टर द्वारा कई फीट दूर फेंक दिया गया था और वो घायल थी और उसका खून बह रहा था। उसने नारुमी से भागने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मॉन्स्टर उस पर भी हमला करने वाला था। केंजाकी ने अपनी पावर्स का उपयोग किया और मॉन्स्टर को रुकने का आदेश दिया। नारुमी ने उसे धन्यवाद दिया और उसने कहा कि मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली था और उसे बहुत देर तक नहीं रोका जा सकता था। कई ने नारुमी से पूछा कि क्या हशिमोटो जीवित है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो जीवित है लेकिन वास्तव में घायल है। कई ने उसे अपनी पीठ पर ले जाने और वहां से निकलने के लिए कहा। वो जाने के लिए अनिच्छुक रिलक्टेंट था, लेकिन उसकी हालत देखकर वो चला गया। जब वो चला गया तो कई ने मॉन्स्टर के स्टैट्स देखने के लिए अपनी पावर्स का उपयोग किया और कुछ बहुत उच्च स्टैट्स देखकर हैरान रह गया, विशेष रूप से डिफेंस। वो जानता था कि उसके हमले उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसने ये भी नोटिस किया कि ये एक म्यूटेंट था और उसे आश्चर्य हुआ कि ये वास्तव में क्या था। केंजाकी चिल्लाई कि वो अब इसे और नहीं रोक सकती और उसने उससे कहा कि उसने उन्हें पर्याप्त समय दे दिया है और उन्हें भी भाग जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए वो सहमत हो गई, लेकिन वो अब अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने मॉन्स्टर को रोकने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी। स्थिति कितनी खराब थी ये देखते हुए कई ने एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे ट्रिगर कर दिया। इससे उसे केंजाकी को पकड़ने और छिपने के लिए कुछ और समय मिल गया। उसकी बाहों में ले जाए जाने पर वो थोड़ी फ्लस्टर्ड थी। उसने उससे पूछा कि वो धुआं क्या था और उसने समझाया कि ये एक स्मोक ग्रेनेड था जिसे उसने ट्रेनिंग के दौरान बनाया था। वो झूठ बोल रहा था क्योंकि समन किए जाने से पहले उसके पास अपने पास कुछ इक्विपमेंट थे। चूंकि ये बहुत अधिक नहीं था, इसलिए वो उन्हें लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहता था। वे बेसिक असैसिन इक्विपमेंट थे। केंजाकी ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो वही थी जिसने कहा था कि उन्हें जाकर उन्हें बचाना चाहिए और अंत में उसे खुद बचाया गया। कई ने उससे सॉरी न कहने के लिए कहा, इसके बजाय वो उसे फिर से धन्यवाद दे सकती थी। उनके बीच एक नोकझोंक हुई। उसने कहा कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन दोनों ने शुजी और अन्य लोगों को लोकेशन पर पहुंचते देखा और बिना समय बर्बाद किए उसने अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने के लिए भालू बेर पर हमला कर दिया। शुजी ने तेजी से मॉन्स्टर पर हमला किया और उसके हाथ को घायल कर दिया। रीना अंदर कूदी और मॉन्स्टर पर अपनी फायर पावर्स का उपयोग किया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, सिवाय उसे धीमा करने के। वे फिर से मॉन्स्टर पर झपटे और इस दौरान कोई दूर से उन्हें देख रहा था। वो डेल्फस नाम का एक वेटरन असैसिन डीमन था। डेल्फस मुस्कुराया और खुद से कहा कि बख्तरबंद आर्मर्ड मॉन्स्टर अपनी तेज ग्रोथ के कारण हीरो कैंडिडेट्स को नहीं हरा सका। उसे पसंद आया कि वे कितने शांत थे, खासकर शुजी। ये एक स्काउटिंग मिशन होना था, लेकिन अब प्लान्स बदलने का समय आ गया था। उसने उन्हें वहीं खत्म करने का फैसला किया। इस बीच शुजी और अन्य लोग मॉन्स्टर को हराने में सक्षम थे। डेल्फस मुस्कुराया और उन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी गर्दन पर एक खंजर डैगर रखकर उसे रोक दिया गया। वो कई था। डेल्फस इस तरह पकड़े जाने पर दंग स्टन्ड रह गया। वो तनाव में था और सोच रहा था कि कई उसके पीछे कैसे आ गया। उसे जल्दी से बचने का रास्ता चाहिए था। कई ने उसके पैरों पर वार किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने उससे शोर न करने के लिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुजी और अन्य लोग उसे नोटिस करें। कई ने कहा कि अगर वो उसके कुछ सवालों के जवाब देगा तो वो उसे जाने देगा। डेल्फस हार मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि कई का पलड़ा भारी अपर हैंड था। कई को आश्चर्य हुआ कि क्या वो व्यक्ति जो उसे दूसरी रात देख रहा था वो वही था। कई ने कहा कि वो जानता था कि उन पर नजर रखी जा रही है और ये उसकी शुजी और अन्य लोगों को लड़ने देने की योजना थी ताकि उसे बाहर निकाला लियोर आउट जा सके। उसकी बात काटते हुए कई ने कहा कि उसे जानकारी चाहिए क्योंकि उन्हें इस दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसे वो सब बताना होगा जो वो उससे पूछेगा। डेल्फस मुस्कुराया और मना कर दिया, लेकिन कई ने उसके हाथों पर भी वार किया और कहा कि अगर वो सहयोग कोऑपरेट करेगा तो आसान होगा। डेल्फस ने उससे कहा कि उसे कम ना आके, और ये कहते हुए उसने कुछ जहर खा लिया जो वो ले जा रहा था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कई समझ गया कि डीमन किंग की सेना से लड़ना आसान नहीं होगा। अचानक केंजाकी उसके पास आई और उनके पास पड़ी लाश देखकर हैरान रह गई। कई ने उससे पूछा कि वो कब से देख रही थी और उसने जवाब दिया कि जब से वो व्यक्ति जमीन पर था। उसने उसे समझाया कि मृत डीमन किंग की सेना का एक असैसिन था।
और पहले वाला मॉन्स्टर उसका मोहरा पॉन था, और जब पहला लिजर्ड मॉन्स्टर देखा गया था तो वो भी उसी की करतूत थी। यह जानकर वो थोड़ा डर गई कि डीमन किंग हीरो कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने उससे पूछा कि उसने असैसिन को कैसे नोटिस किया जब किसी और ने नहीं किया। उसने सोचा कि अपनी सीक्रेट को छिपाने का कोई कारण नहीं है, और उसने उसके सामने कबूल किया कि उसका परिवार असैसिनेशन बिजनेस में था, इसलिए वो सूंघ सकता था कि वो उसी लाइन ऑफ वर्क में था। इस खुलासे पर केनस्की हैरान रह गई। उसने उससे कहा कि ये उस पर निर्भर है कि वो विश्वास करे या ना करे, और उससे ये भी कहा कि वो लाश के बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि हीरो कैंडिडेट्स पहले से ही हाशिमोटो की हालत से हिल शेकन गए थे। वो उससे सहमत हो गई और कहा कि वो नहीं जानती थी कि वह उनकी इतनी परवाह करता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि ये केवल इसलिए था क्योंकि वे उसकी तरह लड़ने के आदी नहीं थे। सभी हीरो कैंडिडेट्स हाशिमोटो के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जो गंभीर रूप से घायल थी और फर्श पर पड़ी थी। हानो नाम की एक स्टूडेंट, जिसके पास हीलिंग पावर्स थीं, उसके पास बैठ गई और उसे ठीक करने के लिए अपनी पावर्स का उपयोग किया। हर कोई उसकी पावर्स देखकर हैरान था। उसने अनाउंस किया कि हाशिमोटो लगभग 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। हीरो कैंडिडेट्स मॉन्स्टर को हराने के लिए शूजी की तारीफ कर रहे थे। अचानक लियोनोरा और गैस अंदर आए और कैंडिडेट्स ने उनसे पूछा कि वे इतने समय तक कहाँ थे, और जब उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की। गैस ने समझाया कि वो हर समय उन पर नज़र रखते हुए वहीं था, और अगर वो हर बार उन्हें बचा लेता तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। शूजी ने कहा कि स्थिति गंभीर थी और हाशिमोटो अपनी जान भी गंवा सकती थी, जिस पर गैस ने जवाब दिया कि अपनी जान दांव पर लगाना प्रैक्टिकल मिलिट्री ड्रिल्स का एक स्वाभाविक हिस्सा था। यही वो लड़ाई थी जिसका वे आगे सामना करेंगे, और इसलिए उन्हें कमज़ोर शिकायतें फीबल कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। शूजी ने उससे सवाल किया कि जब उसने कहा था कि इलाके में केवल कमज़ोर मॉन्स्टर्स थे, तो बख्तरबंद आर्मर्ड मॉन्स्टर कैसे दिखाई दिया। लियोनोरा ने कहा कि यह निश्चित रूप से डीमन असैसिन के कारण हुआ होगा, क्योंकि बख्तरबंद मॉन्स्टर्स का उस इलाके में होना तय नहीं है। गैस और लियोनोरा ने अपनी डिफेंस को मजबूत करने का फैसला किया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कई पहले ही असैसिन को मार चुका है। लियोनोरा ने यह भी जोड़ा कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग का स्तर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके वर्तमान लेवल पर वे सभी बस मर जाएंगे। ये सुनकर हर कोई डर गया, और शूजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे कहा कि मजबूत होना ही जीने का एकमात्र तरीका है। अराशी को यह पसंद नहीं आया कि उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा था, और वह लियोनोरा से बात करने के लिए कूद पड़ा, लेकिन गैस ने उसे रोक दिया और फिर कहा कि वे सभी लियोनोरा के प्यादे पॉन्स थे, और उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे उसके ऑर्डर्स की अवज्ञा डिसोबे कर सकते हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, और शुजी मसाशी को शांत करने के लिए बीच में आया, क्योंकि उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। गैस शूजी से प्रभावित था, और उसने कैंडिडेट से कहा कि चिंता न करें, क्योंकि वे देश के लिए महत्वपूर्ण प्यादे हैं, और जब तक वे सभी ठीक से काम करेंगे वे उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। अराशी अभी भी संतुष्ट नहीं था, और उसने अपनी एक्सप्लोसिव पावर से गैस पर हमला किया, लेकिन गैस ने तेजी से उसे चकमा दिया और अराशी को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो जमीन पर गिर गया, ये कहते हुए कि वे सभी कमजोर थे और अगले दिन से चीजें केवल कठिन होंगी। वह और लियोनोरा चले गए। अराशी खून से सने चेहरे के साथ उठा और गैस को मारने की कसम खाई। अगले दिन रिसर्चर स्टूडी ट्रेनिंग का प्रभारी था। पिछले दिन के बारे में एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने कहा कि वे उसकी रिसर्च फैसिलिटी के अंदर मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रहे हैं। फैसिलिटी के अंदर सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स बंद थे। वो उन मॉन्स्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाल रहा था। जल्द ही ड्रिल शुरू हुई और हीरो कैंडिडेट्स को मॉन्स्टर्स से लड़वाया गया। कई ने नोटिस किया कि हर कोई आश्चर्यजनक रूप से शांत था, भले ही उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। शूजी ने स्टूडी से कहा कि मॉन्स्टर्स कैंडिडेट्स के लिए मजबूत थे, लेकिन स्टूडी ने जवाब दिया कि लियोनोरा ने उसे सभी के साथ बहुत सख्त होने के लिए कहा था, और इसलिए वो ट्रेनिंग को आसान नहीं कर सकता और नहीं करेगा। इसके अलावा उसने जोड़ा कि उनके जैसे साथियों वाले हीरो कैंडिडेट्स को पहली बार में हारना नहीं चाहिए। उसने जोड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी इच्छा शक्ति विल थी। शूजी ने पूछा कि क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा, और उसने जवाब दिया कि यदि सही तरीके से किया जाए तो वे अपनी पावर का लेवल बढ़ा सकते हैं और अपनी पावर के नए डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न भी दे सकते हैं। कई भी उनके साथ शामिल हो गया और शूजी से कहा कि उसकी जजमेंट पावर के अनुसार वो देख सकता है कि शूजी के पास एक नई पावर है। शूजी ये सुनकर हैरान रह गया और स्टूडी से पूछा कि क्या वो इसे टेस्ट कर सकता है। स्टूडी खुद पावर देखने के लिए उत्साहित था, इसलिए उसने उसे अनुमति दे दी। शूजी ने अपनी नई पावर्स का उपयोग किया और एक पल में उसने एक साफ प्रहार स्लैश के साथ मॉन्स्टर का हाथ और सिर काट दिया। कई जानता था कि शूजी अब बख्तरबंद मॉन्स्टर के साथ संघर्ष नहीं करेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी जजमेंट पावर्स का लेवल भी बढ़ गया है। कई ने नोटिस किया कि किसी और को भी एक नई पावर मिली थी और वो अराशी था, लेकिन उसने उसे न बताने का फैसला किया।
बाद में उस रात अराशी गैस को मारने, लियोनोरा को बांधने और उससे अपनी असली दुनिया में वापस जाने का रास्ता पूछने की योजना बना रहा था। कुछ अन्य कैंडिडेट्स उसके समर्थन में थे और दुनिया छोड़ने के लिए उत्साहित थे। अराशी ने नरूमी से उनके साथ जुड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास बेहतर मौका होगा और वो जानता था कि नरूमी भी उस दुनिया से तंग आ चुका था। नारुमी हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में उसने हाथ मिलाने का फैसला किया। अगले दिन शुजी ट्रेनिंग कर रहा था और कई उसके पास गया और कहा कि वो वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। शुजी ने जवाब दिया कि वह अभी भी कमज़ोर है और उसे बेहतर होने की ज़रूरत है, जिस पर कई ने जवाब दिया कि अपनी वर्तमान पावर लेवल के साथ वो उस दुनिया के आधे नाइट्स को हरा सकता है। शुजी ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो गैस को नहीं हरा सकता और उसे सभी की रक्षा के लिए और अधिक शक्ति चाहिए। कई ने उससे पूछा कि वह लियोनोरा और गैस के बारे में क्या सोचता है, और उसने जवाब दिया कि वो जानता था कि वे अपनी लड़ाई में उनका उपयोग प्यादों के रूप में कर रहे थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कई ने पूछा कि क्या उसका मतलब ये है कि वो डीमन किंग के हारने तक अपनी जान दांव पर लगा देगा। शुजी सहमत हो गया और कहा कि उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन उसे अकेला होना चाहिए जिसे लड़ना है। वो देश का हीरो बनेगा और डीमन किंग को हराएगा और बातचीत निगोशिएट करने की कोशिश करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि बाकी सभी बदले में सुरक्षित रह सकें। कई ने पूछा कि क्या लियोनोरा उसे ऐसा करने देगी, और तभी वो और गैस अंदर आए। उसने स्ट्यूडी से कहा कि जब वो बाहर रहेगी तो वो कैंडिडेट की ट्रेनिंग का प्रभारी होगा। स्ट्यूडी अपना हिस्सा करने के लिए खुश था। उनके जाने के बाद रास्ते में गैस ने उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि उसने सही चुनाव किया है, जिस पर उसने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। उसने उससे इधर उधर की बातें न करने और सीधे मुद्दे पर आने के लिए कहा। उसने जोड़ा कि अराशी कुछ पका स्टरिंग अप रहा था और वो सहमत हो गई कि ये उनके खिलाफ एक विद्रोह रिबेलियन हो सकता है। उसने उसके अगले कदम के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि वे आगे क्या करेंगे। गैस विद्रोह के बारे में थोड़ा चिंतित था, क्योंकि आखिरकार वे हीरो कैंडिडेट्स थे और उनके पास पावर्स थीं, इसलिए ये उनके लिए विनाशकारी हो सकता था। लेकिन लियोनोरा शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। उसने जोड़ा कि उन्हें एक पदानुक्रम हायरार्की बनाना चाहिए ताकि वे विद्रोह को कुचल सकें और उनके फैंग्स को हमेशा के लिए तोड़ सकें। उसने उसे ये भी बताया कि वो कुछ अन्य संदिग्ध चीज़ें देख सकती है, लेकिन अभी के लिए उन्हें छोड़ देगी। बाद में उस रात कई एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसने उसे उसी तरह मार दिया जैसे उसने पहली रात मॉन्स्टर को मारा था। उसने केवल 13 सेकंड लिए और जब उसने खुद पर अपनी जजमेंट पावर का उपयोग किया तो उसने नोटिस किया कि उसका लेवल बढ़ गया था। अचानक एक और मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया, लेकिन वो बहुत टफ कठोर था और उसके ब्लेड्स उसे पियर्स छेद नहीं कर सके। ये उसकी नई स्किल को टेस्ट करने का सही समय था। उसने अपनी नई पावर का उपयोग किया जो टारगेट के वीक स्पॉट, कमजोर बिंदु का पता लगा सकती थी। उस स्पॉट का पता चलते ही उसने पलक झपकते ही मॉन्स्टर को मार डाला। यह एक बुरी स्किल नहीं थी, लेकिन उस दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे और अधिक की आवश्यकता थी। उसे और भी मजबूत होने की जरूरत थी। अधिक मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला किया और उसने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया। उसे अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए एक बड़े टेस्ट सब्जेक्ट की आवश्यकता थी। उसने इंसानों के कदमों की आहट सुनी और केनेस्की को देखा और उससे पूछा कि वो इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी। उसने कहा कि वो उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो डॉम छात्रावास में नहीं था। उसने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि जंगल रात में एक डेंजरस जगह थी। वो रात में लड़ने का आदी था, लेकिन वो नहीं थी। उसने उसे चुप करा दिया और उससे पूछा कि वो वैसे भी वहां क्या कर रहा था। उसने उसे बताया कि वो अपनी नई पावर्स का परीक्षण कर रहा था। उसने उससे पूछा कि उसकी पावर क्या थी, लेकिन वो उसके साथ मस्ती करने लगा और उसने कबूल किया कि वो उसके लिए चिंतित वरीड थी। सामना होने पर वो लाल हो गई और बहाने बनाने लगी। वे बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कुछ दूरी से धुआं उठते देखा। वो आग थी। उनके डॉम में आग लगी थी। वे दोनों वापस भागे और अन्य हीरो कैंडिडेट्स को मॉन्स्टर्स से लड़ते देखा। नरूमी ने कहा कि वो उन दोनों को देखकर खुश है। उसने कहा कि जब वो जागा तो उसने आग और मॉन्स्टर्स को देखा। कई ने कहा कि ये किसी इंसान की हरकत है और सरगना रिंग लीडर आसपास ही होना चाहिए। उसने उनसे कहा कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढें और पकड़ें। स्टडी इमारत के ऊपर दिखाई दिया और उनसे कहा कि उनका जजमेंट अच्छा था। कई ने कहा कि वो सोच रहा था कि मॉन्स्टर्स कैसे दिखाई दिए, लेकिन अब सब समझ में आ गया। वे सभी उसकी लेबोरेटरी के मॉन्स्टर्स थे। उसने उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ दवा भी दी थी, क्योंकि वे किसी काम के होने के लिए बहुत वीक थे। कई ने उससे पूछा कि उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था और कैंडिडेट्स को मारने से उसे क्या लाभ मिलेगा। उसने उन्हें बताया कि ये ऊपर से सीधा आदेश था। उसे कैंडिडेट्स को नष्ट करने के लिए कहा गया था, भले ही इसका मतलब अपनी वर्तमान पोजीशन को छोड़ना ही क्यों ना हो। वो मुस्कुराया
और कहा कि उसके मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि उसे उन्हें मारना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या ये लियोनोरा का आदेश था, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उस लोमड़ी विक्सन का आदेश नहीं था, ये डीमन किंग का आदेश था। वो डीमन किंग का जासूस स्पाई था। उसने कहा कि अगर उसने काम सही ढंग से किया तो उसे वहां भी रिसर्चर के पद की पेशकश की जाने वाली थी। कई ने उससे पूछा कि क्या वो अंधेरे में इतना गहरा गिर गया है कि उसे केवल मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करने की परवाह है। स्टेडी ने कहा कि मॉन्स्टर्स मानवीय समझ, ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से बहुत परे थे। उसने अपने मॉन्स्टर्स को उन पर हमला करने का आदेश दिया और केंजाकी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पावर्स का उपयोग किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जल्दी से उसके जादू स्पेल को तोड़ दिया और उस पर हमला कर दिया। कई अंदर कूदा और उसे बचा लिया, और इससे स्टेडी बहुत उत्साहित हुआ क्योंकि वो उसकी पावर से हैरान था। कई ने अन्य मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखा। उसने उनमें से लगभग 1 दर्जन को मार डाला, और स्टेडी अब आग बबूला फ्यूरियस था, क्योंकि कई के पास शुरुआत करने के लिए कोई मजबूत पावर भी नहीं थी। उसने स्टेडी पर जजमेंट पावर का उपयोग किया और देखा कि उसके सभी स्टैट्स खराब थे, लेकिन जिसने उसकी आंखों को सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि उसके पास भी केंजाकी की तरह डोमिनेटेड पावर्स थीं, लेकिन उससे भी मजबूत, और यही कारण था कि केंजाकी की पावर नलिफाई बेअसर हो गई थी। स्टेडी हिल गया था और उसने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसे वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कई से कहा कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने क्या इस्तेमाल किया है। कई उस पर हमला करने के लिए ऊपर कूदा, क्योंकि वो कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक एक विशाल लाल ड्रैगन ने उस पर आग उगल दी। ये स्टेडी का ट्रम्प कार्ड तुरुप का पत्ता था। ड्रैगन ने उन पर पत्थर, बोल्डर्स फेंकना शुरू कर दिया। कई ने नरूमी से केनेस्की को ले जाने और वहां से निकलने के लिए कहा, क्योंकि अगला हमला आने वाला था। कई ने फिर से ड्रैगन के वीक स्पॉट का पता लगाने के लिए अपनी पावर का उपयोग किया, और वो उसकी गर्दन थी। उसने इसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी अटैक पावर ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अचानक अराशी दिखाई दिया और उसने ड्रैगन पर हमला किया, और फिर अपनी बड़ाई बोस्टिंग करने लगा कि वो उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन ड्रैगन ने उस पर पलटवार किया। कई ने अराशी से कहा कि उन्हें मिलकर मॉन्स्टर को मारना होगा। अराशी ने उससे सवाल किया कि उसे उसकी जरूरत क्यों होगी, जिस पर कई ने जवाब दिया कि वो वीक पॉइंट्स को पहचान सकता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त अटैक पावर नहीं है। अराशी जिद्दी स्टबन हो रहा था, और उसने कहा कि उसे किसी नूब से मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास उसके लिए समय नहीं था, क्योंकि ड्रैगन ने फिर से हमला किया। ड्रैगन ने फिर से अराशी पर आग उगली, और उसने आखिरकार कई के साथ टीम अप करने का फैसला किया। कई ने उसे उसका वीक पॉइंट समझाया, जो उसकी गर्दन पर एक स्केल शल्क था। कई ने उसका ध्यान खींचने की योजना बनाई, जबकि अराशी वीक पॉइंट पर हमला करेगा। स्टेडी ने ड्रैगन को उन्हें मारने का आदेश दिया। ड्रैगन फिर से उनकी ओर झपटा और कई ने उसे विचलित डिस्ट्रैक्ट किया, जबकि अराशी ने वीक पॉइंट पर हमला किया। इससे ड्रैगन जमीन पर गिर गया। ड्रैगन हार गया था, और कई ने स्टेडी से पूछा कि क्या उसके पास ट्रम्प कार्ड के हारने के बाद कुछ और है। स्टेडी ने कहा कि उसके पास अभी भी अन्य मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शूजी और अन्य लोगों ने पहले ही उन सभी को हरा दिया था। स्टेडी ने भागने की कोशिश की, लेकिन नारुमी ने उसे पकड़ लिया। कई ने उसे सब कुछ बताने के लिए कहा, और वो आसानी से मान गया, क्योंकि वो एक कावर्ड था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसका शरीर बैंगनी हो गया और वो मर गया। उस पर एक श्राप कर्स लगाया गया था, जो उस क्षण उसे मार देगा जब वो जानकारी लीक करने की कोशिश करेगा। अगले दिन जब लियोनोरा वापस आई तो कैंडिडेट्स ने उसका सामना किया, क्योंकि वो वही थी जिसने स्टेडी को प्रभारी इंचार्ज छोड़ा था। उसने माफी मांगी और समझाया कि उसने नहीं सोचा था कि उसके जैसा कमजोर डीमन टेमर इतना नुकसान पहुंचा सकता है। कैंडिडेट्स यह जानकर हैरान रह गए कि वो जानती थी कि स्टेडी एक डीमन टेमर था। उन्होंने उससे पूछा कि अगर वो जानती थी कि वो एक डीमन है तो उसने उसे अपने पास रहने की अनुमति क्यों दी। अपने बचाव में उसने कहा कि उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उनकी ट्रेनिंग कठिन होने वाली है, और इसलिए जो हुआ वो उसका एक हिस्सा था। गैस ने उन पर रात में आग न देख पाने के लिए पर्याप्त सावधान न होने का आरोप लगाया। लियोनोरा ने उन्हें बताया कि वे सभी अगले दिन रॉयल कैपिटल का दौरा करेंगे, जो हीरो कैंडिडेट्स के अनावरण रिवील पर केंद्रित होगा। रॉयल कैपिटल में एक सार्वजनिक परेड आयोजित की जाएगी, और वे मुख्य अभिनेताओं लीडिंग एक्टर्स के रूप में मंच पर जाएंगे। उस शाम वे सभी राजधानी के लिए निकल पड़े, और रात में उन्होंने एक मैदान में डेरा कैंप डाला। खाना खाते समय अराशी ने अपने गुर्गों मिनियंस को बताया कि उनके साथ लगभग 30 सैनिक थे, और वे वास्तव में उतने मजबूत नहीं थे। उसने कहा कि अब अपनी योजना को क्रियान्वित एक्शन करने का समय आ गया है। वे आसानी से संख्या में उनसे अधिक हो सकते हैं। उसने अपने एक गुर्गे से नरूमी और उसके समूह को बुलाने के लिए कहा। कई उसका भाषण सुन रहा था और वो सहमत था कि उनके साथ बहुत कम सैनिक थे, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि गैस और लियोनोरा को विश्वास था कि वे खुद उन्हें मार गिरा सकते हैं।
वो शुजी के पास गया और उससे पूछा कि क्या वे बाद में बात कर सकते हैं। उस रात बाद में अराशी और नरूमी पास के जंगल में मिले। वे सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार थे जब शुजी और अन्य कैंडिडेट्स उन्हें रोकने के लिए उनके रास्ते में आए। शुजी ने कहा कि उसने सुना है कि अराशी लियोनोरा और गैस को मारने की कोशिश कर रहा था, और अराशी ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी योजना किसी तरह लीक हो गई थी। उन्होंने ये कहकर उसमें समझदारी डालने की कोशिश की कि उन्हें बस मारने के अलावा कोई और तरीका हो सकता है। अराशी ने शुजी से कहा कि वो केवल बातें करता है और उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई योजना है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो एक प्यादे पॉन के रूप में कार्य करेगा और डीमन किंग को हरा देगा और बदले में वो सबकी सुरक्षा की गारंटी देगा। अराशी इस सौदे ट्रेड के लिए तैयार नहीं था और उसने उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन शुजी और अन्य लोग उसे जाने नहीं देने वाले थे। चूंकि वे एक बिंदु पर सहमत नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अचानक 2 सैनिक आए और उनसे सोने के लिए कहा, क्योंकि कल सुबह उनकी यात्रा थी। अराशी ये कहते हुए चला गया कि उसने कमजोरी को बहुत देख लिया है और उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। वे सभी अगले दिन रॉयल कैपिटल पहुंचे और समारोह के कारण वहां बहुत भीड़ थी। सड़कों पर लोग हीरो कैंडिडेट्स को देखकर हैरान थे। लोगों को उनमें बहुत विश्वास फेथ लग रहा था। महल में उनका स्वागत होली नाइट रेंज द्वारा किया गया, जिसने उनसे पहले आराम करने के लिए कहा। सभी कैंडिडेट्स आलीशान बिस्तरों से लेकर गर्म पानी के स्नान तक रॉयल ट्रीटमेंट पाकर प्रसन्न और खुश थे। उन्हें बेहतरीन भोजन की भी पेशकश की गई। कई ने कुछ और जानकारी जुटाने का फैसला किया, लेकिन वहां बहुत सारे गार्ड थे। उसने अचानक उस नाइट को देखा जो उन्हें आसपास दिखा रहा था। रेंज अपने सैनिकों से बात कर रहा था कि उसने कैसे कैंडिडेट्स को उनकी उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक मजबूत पाया। सैनिकों में से एक ने कहा कि उसे चिंता है कि हीरो कैंडिडेट्स को रॉयल कैपिटल में आने देने से वे डीमंस निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई करने के लिए उकसाएंगे। रेंज ने उनसे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि कैंडिडेट्स मजबूत थे और किसी भी चीज का ख्याल रख सकते थे। कई के पास और भी सवाल थे, इसलिए उसने रात में शहर जाने का सोचा। वो एक पब में गया और आले, बियर और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर दिया। लोग हीरो कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे थे और वे उन्हें सामान्य बच्चों की तरह कैसे लग रहे थे। उसने गौर किया कि वहां के लोग राजा या रईसों, नोबल्स की तुलना में चर्च से अधिक डरे हुए थे। उसने बारटेंडर से उसे और बताने के लिए कहा। उसने कहा कि वो शहर में नया है, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं जानता। बारटेंडर ने उसे डीमन किंग और उसके साम्राज्य पर हमला करने के तरीके के बारे में बताया। उसने ये भी जोड़ा कि डीमन किंग अपनी अत्यधिक शक्ति से मनुष्यों को बहका सेड्यूस भी सकता है। उसने उसे ये भी बताया कि कैसे डीमन किंग के अनुयायियों ने कुछ दिन पहले एक रईस की संपत्ति एस्टेट को उड़ा दिया था। कई ये सोचते हुए पब से निकला कि राजधानी में कैंडिडेट्स का होना निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात नहीं थी। अचानक केंजाकी उसके पास आई, क्योंकि वो उसके लिए चिंतित थी। उसने उसे समझाया कि वो जानकारी जुटा रहा था, क्योंकि वे एक अज्ञात क्षेत्र टेरिटोरी में थे। वो स्पष्ट रूप से चिंतित थी और कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे उसका व्यवहार एटीट्यूड पसंद नहीं आया। थोड़ी नोकझोंक के बाद वो आखिरकार उसे मदद करने देने के लिए सहमत हो गया। उसने उससे रॉयल कैपिटल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। वो जानकारी जुटाने के लिए चली गई और कई भी चला गया, लेकिन कोई उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। जब उस आदमी ने उसे जाते हुए देखा तो वो मुस्कुराया। एक थका देने वाली खोज के बाद कई आखिरकार अपने कमरे में वापस आ गया। उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला, लेकिन उसने कम से कम एक नए दुश्मन के अस्तित्व के बारे में जान लिया। अचानक उसने अपने कमरे के बाहर से शोर सुना और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि अन्य कैंडिडेट्स हॉल में जमा थे। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि केंजाकी लापता मिसिंग थी। उन्होंने उसके भी जाने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपना कमरा किसी के साथ साझा नहीं करता था। पूछे जाने पर उसने इस बात से इनकार किया कि वो कुछ भी जानता है। शुजी ने निष्कर्ष निकाला कि वो महल में नहीं थी और चूंकि लगभग भोर दवन हो चुकी थी, इसलिए उन्हें बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। वे सभी उसे ढूंढने के लिए चारों ओर फैल गए। कई को सड़क पर गिरा हुआ उसका स्टूडेंट आईडी मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, 4 नकाबपोश आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम इतना तेज था कि उसने तुरंत 3 आदमियों को गिरा दिया। उसने चौथे से पूछा कि वो कौन है, क्योंकि वे सभी काफी अप्रशिक्षित जासूस अनट्रेन्ड स्पाइज थे। चौथा जासूस भागने के लिए बहुत स्तब्ध था और कई ने उससे वो सब कुछ बताने के लिए कहा जो वो जानता था। इस बीच जो एक महल जैसा लग रहा था, उसमें केंजाकी को बांधकर रखा गया था। 2 जासूस उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें जवाब नहीं दे रही थी। वे हीरो कैंडिडेट्स के बारे में जानना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि वो सहयोग नहीं कर रही है, तो जासूसों में से एक ने उसकी शर्ट फाड़ दी। वे नहीं जानते थे, लेकिन कई पहले से ही अंदर था और उनकी जासूसी कर रहा था। उसने अपनी जजमेंट पावर्स का उपयोग किया और गौर किया कि वे काफी कमजोर थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसे ऐसे कमज़ोर पुरुषों ने पकड़ लिया है। उसने जल्दी से उन्हें मार डाला। केंजाकी उसे अपनी इस खुली हुई अवस्था, एक्सपोज्ड स्टेट में देखकर शर्मिंदा थी। उसने उसकी जंजीरें खोल दीं और जाने ही वाला था कि उसे अपनी ओर पूरी गति से किसी के आने का आभास हुआ। वो होली नाइट रेंज था और उसने बिना समय बर्बाद किए उन पर हमला कर दिया, लेकिन उन दोनों ने उसके हमले को चकमा दे दिया। वो मुस्कुराया और कहा कि उसे वास्तव में उन्हें मारना चाहिए। होली नाइट होने के अलावा वो डीमन किंग की सेना का जनरल भी था। कई ने कहा कि देश अपने अंत के करीब है, क्योंकि राजधानी भी दुश्मनों से भरी हुई थी। कई ने अपने जजमेंट का उपयोग किया और देखा कि रेंज एक शक्तिशाली योद्धा था। वो एक ऑलराउंडर था। वे दोनों फिर से भिड़ गए और कई उसकी तलवार को चकमा देने में सक्षम रहा, लेकिन फिर रेंज ने फायर मैजिक का उपयोग किया, जिसने कई को अचानक ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसने किसी तरह फिर से हमले को चकमा दिया, लेकिन फिर रेंज ने अपनी तलवार को आग से घेर लिया और कहा कि ये कई के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कई ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और उसे ठीक उसके माथे, टेम्पल के बीच में गोली मार दी। रेंज नीचे गिर गया और मर गया। कई बंदूक का इस्तेमाल ऐसी चीज के लिए नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास सीमित गोलियां थीं, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। यदि वो उस दुनिया में जीवित रहना चाहता था तो उसे आमने सामने लड़ना सीखना होगा। केंजाकी उसके पास बंदूक देखकर दंग रह गई और कहा कि यह जानकर कितना डरावना है कि कक्षा का कोई व्यक्ति अपने साथ बंदूक रखता है। उसने उसे समझाया कि ये एक असासिन के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसने उससे पूछा कि उसने अपनी डोमिनेशन पावर का उपयोग क्यों नहीं किया, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसके हाथ जंजीर से बंधे होने के बाद वो किसी तरह अपनी पावर्स का उपयोग नहीं कर सकी। वे जा रहे थे और उसने उसे बताया कि वे लोग उसकी कक्षा के सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहले से ही जानता था। चौथे व्यक्ति से पूछताछ करते समय, जिसे उसने पहले पकड़ा था, चौथे व्यक्ति ने उसे बताया था कि उन्हें सभी हीरो कैंडिडेट्स को मारने का आदेश दिया गया था, और वो वही था जिसने उसे केंजाकी के स्थान के बारे में बताया था। वे दूसरों पर हमला करते समय उसे बंधक, हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वे जो समझ नहीं पा रहे थे वो था, तथ्य ये था कि वो डेथ कर्स से नहीं मारा गया था जैसे स्टेडी मरा था। इसका मतलब था कि ये किसी डीमन द्वारा नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि कुछ इंसान उनके खिलाफ थे। लगभग सुबह हो चुकी थी और शुजी ने उन्हें ढूंढ लिया और उसे ठीक देखकर खुश हुआ। कई ने उसे डीमन किंग के कल्ट के बारे में सब कुछ बताया, और ये भी कि कैसे इंसान भी मानवता के खिलाफ थे। समस्या अब ये थी कि वे ये नहीं बता सकते थे कि कौन से इंसान उनके दुश्मन थे, जैसा कि वे मॉन्स्टर्स के साथ बता सकते थे। इसका मतलब था कि हर किसी को अधिक सतर्क, कॉशियस रहने की ज़रूरत थी। उन्होंने लियोनोरा को न बताने का फैसला किया, क्योंकि वो बस उनसे कहेगी कि वे इसे खुद देख लें। इसलिए उन्होंने अंत में सभी को इकट्ठा करने और कार्रवाई का तरीका तय करने का फैसला किया। अचानक उनके चारों ओर एक धुआं दिखाई दिया और जल्द ही वे और अधिक कल्ट मेंबर्स से घिर गए। वे सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए। न केवल ये 3 बल्कि अन्य सभी कैंडिडेट ग्रुप्स को भी उन लोगों ने घेर लिया था। कई ने पढ़ा कि उनमें से 6 थे और उनके स्टैट्स स्पष्ट रूप से राइन से कम थे, लेकिन फिर भी वे मजबूत थे। सभी 6 आदमी उन पर झपटे। केंस्की ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पावर्स का उपयोग किया और कई ने तेज चाकू से उनके सिर छेद दिए, जिससे वे तुरंत मर गए। शुजी इसे देखकर थोड़ा तनाव में था, क्योंकि आखिरकार वे सभी इंसान थे। शुजी ने इस बारे में बहस करने की कोशिश की, लेकिन कई ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि दिन के अंत में वे दुश्मन थे। एक बचे हुए कल्ट मेंबर ने शुजी पर हमला किया और उसने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन कल्ट मेंबर ने कहा कि वो सिर्फ अपने मालिक की सेवा कर रहा था। केनस्की फिर से अपनी पावर्स का उपयोग करने के लिए तैयार थी, लेकिन कई ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि वो चाहता था कि शुजी उस आदमी को मारे। शुजी ने उस आदमी की तलवार तोड़ दी और उससे आत्मसमर्पण, सरेंडर करने को कहा यदि वो जीवित रहना चाहता था, लेकिन वो आदमी बहुत जिद्दी था और उसने शुजी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जवाबी हमले, काउंटर अटैक में शुजी ने उसके शरीर पर वार किया। वो आदमी करा रहा था और शुजी उसे वहीं मरने के लिए छोड़ना चाहता था, लेकिन कई ने उससे कहा कि उसे वहीं खत्म कर दे, वरना वो खतरा हो सकता है। शुजी अनिच्छुक, रिलक्टेंट था, लेकिन उसने अंत में वही किया जो कई ने उसे करने के लिए कहा था। इस बीच अराशी और उसके गुर्गों ने भी सभी आदमियों को हरा दिया। आखिरी आदमी अराशी की पावर से बेरहमी से मारा गया। रीना और अन्य लोगों को इंसानों को मारना मुश्किल लग रहा था और रीना को छोड़कर अन्य लड़कियां घायल हो रही थीं। अचानक लियोनोरा घटनास्थल पर दिखाई दी और पूछा कि क्या उसे उन्हें पासिंग ग्रेड देना चाहिए। लियोनोरा को देखकर आदमी और गुस्से में आ गए और उसने कहा कि चूंकि वे उसके कैंडिडेट्स थे, इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब वे खतरे में होंगे तो वो आकर उनकी मदद करेगी। आदमियों में से एक ने कहा कि उसके पास उसका नाइट भी नहीं है, तो वो ये कैसे करेगी। उसने ये कहकर उन्हें ताना मारा कि वे डीमन किंग द्वारा बहकाए गए शौकिया, एमेचर्स लोगों का एक झुंड थे और वो उन्हें दुश्मन मानती ही नहीं थी।
सभी आदमी एक ही समय में उस पर झपटे और उसने उन सभी को जमीन पर चिपकाने के लिए अपनी डोमिनेशन पावर का उपयोग किया। वे आदमी हिल नहीं सकते थे और रीना ने कहा कि उसकी पावर्स बिल्कुल केंजाकी की तरह थीं, लेकिन लियोनोरा ने उससे कहा कि उसकी पावर्स की तुलना ऐसी चीज से न करे क्योंकि उसकी डोमिनेशन स्किल रेंज से लेकर पावर तक हर पहलू में सुपीरियर थी। रीना ने उससे पूछा कि उसने उन्हें क्यों बचाया, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने पासिंग ग्रेड देने के बारे में उल्लेख किया था। उन सभी ने अपनी रक्षा के लिए उसे धन्यवाद दिया और आदमियों में से एक ने उसकी ड्रेस पकड़ ली और उससे कहा कि उन्हें अनदेखा न करे और उन्हें मुक्त कर दे। उसने नीचे देखा और उस आदमी से माफी मांगी क्योंकि वो अभी भी जीवित था। उसने फिर सभी कैंडिडेट्स पर अपनी डोमिनेशन पावर का उपयोग किया और उन्हें फर्श पर पड़े आदमियों को मारने का आदेश दिया। उनके शरीर अपने आप हिलने लगे और उन सभी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध उन सभी आदमियों को मार डाला। लियोनोरा की शक्ति ऐसी थी, कई और केनिस्की दूर से ये सब देख रहे थे और केनिस्की उसे एक साथ इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने में सक्षम देखकर हैरान थी। उसकी रेंज और पावर पूरी तरह से एक अलग लेवल पर थी। हमले के 12 घंटे बाद सभी कैंडिडेट्स फिर से हॉल में इकट्ठा हुए। उनमें से बहुत से काफी खराब स्थिति में और सदमे शॉक्ड में थे। नारुमी ने कहा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने सभी कैंडिडेट से उनकी इच्छा के विरुद्ध हत्या करवाई। शुजी वहां जल्दी न पहुंच पाने के लिए खुद को दोष दे रहा था, लेकिन कई ने उन्हें समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनमें से कोई भी वर्तमान में लियोनोरा का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। कई को यह तथ्य पता था कि चूंकि डीमन आर्मी के जनरल को हरा दिया गया था, इसलिए वे कुछ समय के लिए कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। उसने फिर केनेस्की से अपने साथ आने को कहा। उसने उससे उद्देश्य पूछा और उसने उसे बताया कि लियोनोरा के डोमिनेशन मैजिक से निपटने का तरीका खोजने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जिसके पास उसके जैसी ही पावर्स हों। उसने फिर उससे अपनी पावर्स से उसे डोमिनेट करने के लिए कहा। यह सुनकर वो घबरा गई और पूरी लाल हो गई। कल्ट मेंबर्स को खदेड़ने के अगले दिन राज्य ने हीरो कैंडिडेट्स को बुलाने का जश्न मनाते हुए एक विशाल परेड आयोजित की। ये इस बात का सबूत था कि हीरो कैंडिडेट्स ने डीमन किंग के कल्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रॉयल कैपिटल के नागरिकों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। जब सभी कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठा हुए तो लियोनोरा ने उनसे कहा कि वो चाहती है कि वे टेम्पल सिटी अल्फा वापस लौटें। कई ने दूसरों को समझाया कि ये उस शहर का नाम है जहां उन्हें समन किया गया था और उसने सोचा कि ये लियोनोरा के नियंत्रण में था। उसने लियोनोरा से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ नहीं आ रही है। उसने जवाब दिया कि उसके पास अभी भी कुछ मामलों को निपटाना है, इसलिए वो उन सभी को गैस की देखरेख में छोड़ देगी। रीना ने कहा कि वे चाहते थे कि वे वापस लौट सकें, लेकिन उनके डॉम्स जल गए थे। रीना ने गौर किया कि लड़कियों में से एक चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, फ्लश्ड, और वो सवालों के जवाब देने में भी सक्षम नहीं थी। वो लियोनोरा से बहुत डरी हुई थी। लियोनोरा एक मुस्कुराहट के साथ चली गई और सभी कैंडिडेट्स के मन में उसके प्रति आक्रोश, रिजेंटमेंट था। जल्द ही गैस सभी कैंडिडेट्स को उनके गंतव्य की ओर ले गया। रात में उन सभी ने डेरा डाला और अराशी और अन्य लोग फिर से जंगल में चले गए। केंजाकी ने कई से पूछा कि क्या वे वास्तव में उस रात ऐसा करने वाले थे, और उसने जवाब दिया कि लियोनोरा वहां नहीं थी और सभी सैनिक कमजोर थे और इसलिए गैस को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था। इन परिस्थितियों में उसके पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था और वो बस शो का आनंद लेगा। इस बीच नारुमी गैस को जंगल में गहरा ले गया था, ये कहते हुए कि उसने एक विशाल मॉन्स्टर देखा था। गैस उसके जाल में फंस गया क्योंकि सड़क रॉयल कैपिटल की ओर जाती थी और वहां किसी मॉन्स्टर का छिपा होना खतरनाक था। अचानक अराशी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पीछे से गैस पर हमला कर दिया। गैस हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था और इसलिए उसे चोट लगी और खून बहने लगा। अराशी ने उसे बताया कि उसका सबसे अच्छा हमला भी उसे नहीं मार सका। गैस अपने पैरों पर स्थिर नहीं था और उसने अचानक एक बारूदी सुरंग, लैंड माइन पर पैर रख दिया जो फट गई। अराशी मुस्कुराया और कहा कि यह सब उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। गैस ने अपनी रक्षा के लिए माना का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वो बहुत घायल हो गया। गैस ने कहा कि वो उससे निराश है क्योंकि उसने उससे इस तरह घात लगाने, एम्बुश की उम्मीद नहीं की थी। अचानक अराशी के समूह के अन्य सभी सदस्यों ने बूढ़े आदमी को घेर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गैस ने आकाश में एक लाइट बॉल फेंकी जिसने पटाखे की तरह काम किया। केनेस्की और कई ने भी इसे दूर से देखा और कई ने टिप्पणी की कि कैसे अराशी ने गड़बड़ कर दी। वो लाइट बॉल एक संकट का संकेत, डिस्ट्रेस सिग्नल था और सैनिकों ने इसे देखा और उस दिशा की ओर चल दिए। वे उस स्थान पर नहीं पहुंच सके क्योंकि कई उनके रास्ते में आ गया और उन सभी को मार डाला। इस बीच गैस को कैंडिडेट्स द्वारा पीटा जा रहा था। वो मुश्किल से उनका और उनकी पावर्स का सामना कर पा रहा था। जल्द ही उसने अपना एक हाथ खो दिया और वो खून से लाल हो गया। अराशी ने उसकी उम्र के हिसाब से सख्त होने के लिए उसकी तारीफ की। नारुमी ने उसे डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बताया और कहा कि वो कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैस ने जवाब दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लियोनोरा अपनी सामान्य मुस्कान के साथ अंदर आई
और कहा कि गैस को काफी कोने में धकेल दिया गया था। उसे देखकर कैंडिडेट्स दंग रह गए। उसी समय शूजी, रीना और अन्य कैंडिडेट्स ने केंजाकी को कुछ सैनिकों को बांधने के लिए अपनी डोमिनेशन पावर का उपयोग करते हुए देखा। उसने उन्हें बताया कि वो आदेशों का पालन कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना क्योंकि वे जानते थे कि वो ऐसी नहीं थी जो किसी के आदेश का पालन करे। कई अंदर आया और उन्हें बताया कि वो उसके आदेशों का पालन कर रही थी। शूजी फिर से ये सुनकर दंग रह गया कि उसने गार्ड्स को मार दिया। उसने समझाया कि अराशी पहले से ही गैस से लड़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने गार्ड्स का ख्याल रखा। शूजी और अन्य अब पूरी बात समझ गए। शूजी ने उससे पूछा कि क्या उसने अराशी के साथ टीम अप किया है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो बस वही कर रहा था जो वो करना चाहता था। कई ने उससे कहा कि उसे परेशान करने के बजाय अराशी को ढूंढना चाहिए। शूजी और अन्य लोग अराशी और अन्य को ढूंढने के लिए चले गए। लियोनोरा ने गैस से कहा कि वो हार रहा है और उसने ये कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि आखिरकार वो अपने बुढ़ापे से नहीं लड़ सकता। अराशी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो अपनी पूंछ दबाकर भागने वाला नहीं था। कैंडिडेट्स में से एक ने उससे पूछा कि क्या वो वही नहीं थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी। लियोनोरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कुछ अन्य शर्तें भी थीं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। यदि विरोध करने के लिए उनके पास एक बड़ा माना पूल होता तो ये उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी शक्तियों पर भरोसा करते थे और अपने माना को कंट्रोल करने के आदी नहीं थे, उनके लिए सभी को कंट्रोल करना आसान था। अराशी ने उसे कायर कहा और उसे चुनौती दी कि वो उनका आमने सामने सामना नहीं कर पाएगी। वो मुस्कुराई और कहा कि वो खुद उनसे निपटेगी। उसने जोड़ा कि वो उसके फैंग्स तोड़ देगी। अराशी उस पर झपटा और उसने जल्दी से एक विशाल पत्थर का टुकड़ा बुलाया और उसे उड़ते हुए भेज दिया। उसने फिर अन्य तत्वों एलिमेंट्स जैसे आग, पानी और हवा में हेरफेर किया ताकि अन्य कैंडिडेट्स को हराया जा सके। नरूमी आया और उसने अराशी को उठाया और आकाश में उड़ गया। अचानक शूजी और अन्य कैंडिडेट्स भी पहुंच गए। उसने अराशी को लड़ाई रोकने के लिए कहा और उससे पूछा कि उसे इससे क्या हासिल होगा। अराशी ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो उसे अपनी ताकत से रोक दे, क्योंकि वो उसके शांतिवादी, पैसिफिस्ट तरीकों से नफरत करता था। शूजी ने दूसरों से पूछा कि क्या वे भी ऐसा ही सोचते हैं, और रीना खड़ी हुई और कहा कि वो अराशी का समर्थन करती है। लियोनोरा हंसी और कहा कि वे अभी भी आपस में लड़ रहे थे। उसने जोड़ा कि उस बिंदु पर वे विद्रोह शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। उसने फिर उनसे पूछा कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें माफ कर देगी, भले ही वे उस समय विद्रोह रोक दें। उसने फिर एक विशाल चक्रवात साइक्लोन बनाया और सभी को घायल कर दिया। शूजी सबको घायल देखकर तनाव में था, लेकिन अराशी ने उससे शांत होने के लिए कहा और कहा कि अगर वो सबकी रक्षा करना चाहता है तो उसे खुद को संकल्पित रिजॉल्व करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। शूजी स्थिति को समझ गया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार हो गया और रीना और अन्य लोग भी तैयार हो गए। लियोनोरा ने कहा कि वो उन्हें अपने और उनके बीच का अंतर दिखाएगी। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, केनेस्की ने कई से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने उसे बताया कि एक बार जब लियोनोरा उन्हें गुलाम बनाने के लिए अपने जादू का उपयोग करेगी तो वो शामिल हो जाएगा। तब तक उन्हें अन्य कैंडिडेट्स पर भरोसा करना चाहिए। कैंडिडेट्स लियोनोरा से लड़ने के लिए तैयार थे और गैस उठने में कामयाब रहा और कहा कि वो कमजोर था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए लड़ना चाहता था। लियोनोरा ने उसके सभी घावों को भर दिया और वो लड़ने के लिए पहले से बेहतर था। कैंडिडेट्स डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने गैस को कोने में लाने के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन अब वो वापस आ गया था। रीना ने उसे बताया कि उनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए वे इसकी भरपाई कर लेंगे। लियोनोरा ने उनसे कहा कि वे जब चाहें उस पर हमला कर सकते हैं। उनके लिए ये युद्ध उनके लिए एक टेस्ट होगा। उसने जोड़ा कि यदि वे उसके खिलाफ नहीं जीत सकते तो वे आखिरकार एक हीरो नहीं बन सकते। जल्द ही लड़ाई शुरू हुई और गैस ने गौर किया कि अपनी जादू की तलवार मैजिक सॉर्ड के साथ शूजी से लड़ना मुश्किल था। लियोनोरा ने शूजी पर हमला करने के लिए पानी के जादू का उपयोग किया, लेकिन रीना ने इसे बेअसर नलिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो हमले से घायल हो गया। उन्होंने लियोनोरा पर हमला किया, लेकिन कोई भी हमला उसे छू तक नहीं सका। इस बीच कई साये शैडोज में छिपा था और उसने लियोनोरा के स्टैट्स की जांच करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग किया और उसने गौर किया कि हालांकि वो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, उसका डिफेंस कमजोर था। एक अच्छा शारीरिक हमला, फिजिकल अटैक ही काफी होगा, लेकिन गैस उनके रास्ते में था। अराशी ने शूजी से कहा कि वो गैस को उस पर छोड़ दे और लियोनोरा को मार गिराने जाए। शूजी के साथ एक समस्या थी और वो ये थी कि उसका मैजिक उसे छू भी नहीं पा रहा था। कैंडिडेट्स में से एक ने उसे एक स्टील की तलवार दी और लियोनोरा ने टिप्पणी की कि अब वो आखिरकार युद्ध के लिए तैयार लग रहा है। अन्य कैंडिडेट शूजी की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पावर्स उस पर काम नहीं करेंगी, और वे अराशी की भी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो क्लोज रेंज में लड़ रहा था। अराशी गैस के साथ आमने सामने मुकाबला करने में सक्षम था क्योंकि हालांकि वो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी स्टैमिना अभी भी कम थी।
लेकिन वह अपनी एक्सप्लोजिव पावर का उपयोग भी नहीं कर सकता था, इसलिए फिर से ये बराबरी का मुकाबला था। लियोनोरा शूजी पर लंबी दूरी के हमलों, रेंज्ड अटैक्स का उपयोग कर रही थी ताकि वो अपनी तलवार के साथ उसके करीब ना आ सके। पास पहुंचने और उसे हराने के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या था। लियोनोरा मुस्कुराई और कहा कि शूजी से यही उम्मीद थी, क्योंकि देश में बहुत कम लोग थे जो उसके हमलों को चकमा दे सकते थे। यह अभी भी एक तरफा युद्ध था, क्योंकि वो उसके काफी करीब नहीं था। वो अन्य कैंडिडेट्स पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। शूजी पूरी गति के साथ उसकी ओर झपटा और उसके विंड अटैक्स को विफल कर दिया। उसने जमीन और आग के हमलों का भी उपयोग किया, लेकिन उसने उन्हें चकमा दे दिया। उसने नोटिस किया कि वो अनजाने में मैजिक का उपयोग एक आर्मर कवच के रूप में कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो इतने कम समय में विकसित ग्रोइंग हो रहा था। वो उससे थोड़ा डर गई थी, लेकिन वो उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंकने में कामयाब रही। इस बीच अराशी अब अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं कर सकता था और सोच रहा था कि वो गैस को हराने के लिए क्या कर सकता है। गैस ने एक ही वार में उसके पेट एब्डोमेन पर प्रहार किया। अराशी एक बूढ़े व्यक्ति को हराने में सक्षम न होने के कारण खुद पर क्रोधित था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गैस ने उससे कहा कि बिना शक्तियों के वो बस इतनी ही दूर जा सकता था। अराशी ने उससे कहा कि उसे मजबूत होना ही था, और फिर उसने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि बूढ़ा आदमी फिर से खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। वो जीत गया। इस बीच शूजी ने सोचा कि उसे जीतना ही होगा, वरना उसके दोस्तों को भुगतना पड़ेगा। वो उठा और एक डरावना ऑरा उसके चारों ओर छा गया। लियोनोरा ने उसकी अद्भुत स्टैमिना पर गौर किया, लेकिन वो काफी शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसके करीब नहीं आ सकता। वो गलत थी, क्योंकि पलक झपकते ही शूजी उसके ठीक सामने था और उसने उसका हाथ काटने में कामयाबी हासिल की। उसके अनुसार ये इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अब शूजी उसके ठीक पीछे था। उसने किसी तरह उसे दूर धकेलने के लिए पानी की शक्तियों का उपयोग किया। उसे समझ में आ गया कि उसने इंस्टेंट मूवमेंट पावर्स हासिल कर ली हैं। उसने फिर से अपनी नई पावर का उपयोग किया और उसकी गर्दन काटने से बस 1 इंच दूर था कि अचानक उसने उसे घुटने टेकने का आदेश दिया। वो हिल नहीं सका और वो मुस्कुराई और कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कई ने नोटिस किया कि उसने आखिरकार अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिया है और उसने केंजाकी से आगे बढ़ने को कहा। लियोनोरा मुस्कुराई और कहा कि उसने एंस्लेविंग मैजिक गुलाम बनाने वाला जादू का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शूजी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो उसके पैरों के पास एक मूर्ति की तरह पड़ा था। अन्य कैंडिडेट्स शूजी को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन लियोनोरा ने उन्हें न हिलने का आदेश दिया और वे सभी बीच में ही रुक गए। लियोनोरा ने कहा कि उन सभी ने अच्छा काम किया है और इसलिए वो उन्हें पासिंग ग्रेड देगी। उसने आगे कहा कि उसने गैस के हारने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक नाइट था और जब तक वो उन्हें कंट्रोल करती है तब तक उसे बदला जा सकता है। ये कोई समस्या नहीं होगी। कैंडिडेट्स उम्मीद खो रहे थे और अगर उनके पास कोई जवाबी उपाय, काउंटर मेजर्स नहीं थे, तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। उसने उन सभी को बताया कि जिस कारण से उन्होंने उसे कैंडिडेट्स बुलाने की अनुमति दी थी, वो ये था कि जब समय आए तो वो उन्हें स्वतंत्र रूप से कंट्रोल कर सके, वरना वे खतरा बन जाएंगे। अचानक पीछे से 3 चाकुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने आसानी से उन्हें चकमा दे दिया और कहा कि वो जानती थी कि वो पूरे समय छिपा हुआ था। वो कई था और उसने जवाब दिया कि उसे आश्चर्य है कि उसने उसके जैसे साधारण व्यक्ति पर ध्यान दिया। उसने कहा कि शुरू से ही उसके बारे में कुछ अजीब था। उसने कहा कि वो उससे डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसने उसे इस तरह की हारती हुई लड़ाई में बाहर आने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे ना हिलने का आदेश दिया और वो भी उसके जादू स्पेल के अधीन हो गया। वो अपना जादू समझा रही थी कि अचानक एक गोली बुलेट उसके कंधे पर लगी। वो ये देखकर हैरान थी कि वो उसके जादू के अधीन होने के बाद भी हिल सकता था और गोली चला सकता था। उसने उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उस पर अपना जादू इस्तेमाल कर रही थी। उसने फिर से उसके पेट में गोली मार दी और वो समझ नहीं पाई कि ये कौन सा हथियार था, क्योंकि उसकी दुनिया में गन्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसका डिफेंस मुकाबला नहीं कर सका। उसने उसे समझाया कि गन क्या होती है और ये भी कहा कि उसके पास कुछ ही गोलियां थीं और वो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन आग से केवल उसका चोला रोब लगा और वो वहां नहीं था। अगले ही पल वो उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसकी गन उसके सिर पर तनी हुई थी। उसने कहा कि वो जानता था कि वो एक अच्छी क्लोज रेंज फाइटर नहीं थी और उसका एनस्लेविंग मैजिक भी उस पर काम नहीं करता था। वो हैरान थी और इनकार, डिनाइल में थी। कई ने एक जुआ गैम्बल खेला था और वो जीत गया था। इसका कारण केंजाकी थी। उस रात जब उसने केंजाकी से उसे डोमिनेट करने के लिए कहा था, तो उसने उसे समझाया था कि जो स्किल पहले डाली जाएगी उसे नए इस्तेमाल किए गए स्किल पर प्राथमिकता प्रायोरिटी मिलेगी।
इसका मतलब था कि यदि वो पहले उस पर अपनी डोमिनेशन पावर का उपयोग करती है तो ये एनस्लेविंग मैजिक को बेअसर नेगेट कर देगा, और चूंकि कैंडिडेट्स के पास डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य सुरक्षा थी, इसलिए उनकी शक्तियां मैजिक से सुपीरियर थीं। केंजाकी को संदेह था क्योंकि उसकी स्किल लियोनोरा के जादू से कमजोर थी। स्टडी के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उसने उससे पहले अपना जादू डाल दिया था, इसलिए वो अपने मॉन्स्टर्स पर फिर से नियंत्रण पाने में सक्षम था। ये एक जुआ था, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई और मौका नहीं था। लियोनोरा को एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से केंजाकी होगी, और वो सही थी क्योंकि कई उसके जादू स्पेल के अधीन था। उसने उससे कहा कि ये उसका अंत है और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था। लियोनोरा को पकड़ लिया गया और हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी ने उसकी मैजिक पावर को सील कर दिया, और ये वही हथकड़ियां थीं जो पहले केंजाकी पर इस्तेमाल की गई थीं। उसने कई से पूछा कि वो उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। उसकी मांग सरल थी, जो ये थी कि यदि वो उन्हें वापस भेज देगी तो वो उसे छोड़ देगा। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसके लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो उन्हें वापस भेजने के लिए केवल बुलाने का जादू, समन मैजिक ही कर सकती थी। वापस भेजने के लिए एक अलग जादू की आवश्यकता थी। कई जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसके पास उन्हें वापस भेजने के लिए कोई स्किल्स नहीं थीं। उसने उससे पूछा कि फिर डीमन किंग को हराने के बाद वो उन्हें वापस कैसे भेजने वाली थी। उसने समझाया कि बुलाने समनिंग के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए अपने भगवान गॉड पर भरोसा किया। दूसरे शब्दों में ये भगवान ही थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था। एक बार जब वे डीमन किंग को हरा देंगे तो भगवान स्वयं उन्हें वापस भेज देंगे। लेकिन वो अपने दावे के बारे में निश्चित नहीं लग रही थी, क्योंकि पिछले किसी भी कैंडिडेट्स को कभी वापस नहीं भेजा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे डीमन किंग द्वारा मार दिए गए थे। कुछ जीवित बचे हो सकते हैं, लेकिन वे थोड़े समय बाद लापता हो गए। बातचीत के बाद कई उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन शुजी ने उसे रोक दिया। शुजी ने उससे कहा कि वो केवल इसलिए सहयोग कर रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि लियोनोरा उन्हें वापस भेज सकती है, लेकिन चूंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपना हीरो कैंडिडेट का दर्जा बनाए रखना चाहता था। वो उस दुनिया में गद्दार ट्रेटर नहीं बनना चाहता था। कई ने पूछा कि क्या वे पहले से ही गद्दार नहीं थे। अब लियोनोरा ने उसे आश्वासन दिया कि वो ऐसा नाटक करेगी जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं। शुजी ने कहा कि एक संत सेंटेस को मारने का अपराध भारी था और वे मुसीबत में पड़ सकते थे। अन्य कैंडिडेट्स भी उससे सहमत थे। नरूमी अभी भी कई की तरफ था। शुजी इस बात से सहमत था कि उसे मारना समझदारी की बात थी, लेकिन उसे मारने के बाद वे क्या करेंगे। कई ने शुजी के दृष्टिकोण को समझा, लेकिन घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में उसने लियोनोरा की आंखों के ठीक बीच में गोली मार दी। लियोनोरा का शरीर जमीन पर गिरते देख हर कोई दंग रह गया, और कई ने अपने स्मोक ग्रेनेड का उपयोग किया और वहां से गायब हो गया। कैंडिडेट्स उसके फैसले और कार्यों से खुश नहीं थे। केंजाकी ने सोचा कि ये वास्तव में वही था जो उसने कुछ घंटों पहले उसके साथ योजना बनाई थी। जब कई और केंजाकी योजना बना रहे थे तो उसने उसे बताया था कि पहला ऑब्जेक्टिव लियोनोरा को पकड़ना और घर वापस जाने का रास्ता खोजना था, लेकिन अगर ये इम्पॉसिबल हुआ तो वो उसे मार देगा। वो जानता था कि अगर उसने उसे पकड़ लिया और वे अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सके तो शुजी उसे बचाने की कोशिश करेगा, और उस स्थिति में वो उसे मार डालेगा और भाग जाएगा। वो संत की हत्या का पाप अकेले ढोने की योजना बना रहा था। उसने कहा कि यही कारण था कि उसने उसके कुछ गार्ड्स को जीवित छोड़ दिया ताकि वे उस पर दोष मढ़ सकें। उसने उससे कहा कि सारा दोष उस पर डाल दे और साम्राज्य वापस लौट जाए। उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगी, लेकिन उसने उससे कहा कि वो कर सकती है, और वो बातचीत के दौरान अपनी शक्तियों का उपयोग भी कर सकती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। उसने उससे पूछा कि वो भागकर कहाँ जाएगा। उसने उससे कहा कि उसके बारे में चिंता न करे। इस बीच बहुत दूर एक अंधेरे महल कासल में एक आदमी डीमन किंग को हीरो कैंडिडेट्स को मारने के अपने असफल प्रयास के बारे में अपडेट दे रहा था। डीमन किंग ने उससे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि अंत में हीरो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से फ्रंट लाइन पर दिखाई देंगे। खेल दिलचस्प होता जा रहा था और डीमन किंग को यह पसंद आ रहा था। घटना के 2 दिन बाद कई जंगल में रह रहा था। वो एक शहर के करीब था और पैदल वहां पहुंचने में उसे आधा दिन लगेगा। चूंकि संत को मारने के बाद उसे प्रवेश की अनुमति मिलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने रात में छिपकर जाने का फैसला किया। उसे कुछ पैसे कमाने की जरूरत थी और उसने एक टैवर्न सराय देखा। टैवर्न के अंदर का माहौल प्यारा था और किसी ने उससे पूछा कि वो कहाँ से है। उसने झूठ बोला कि वो पास के एक शहर से है और अब वो नौकरी की तलाश में है। उस व्यक्ति ने उसे एक एडवेंचरर, साहसी बनने की सलाह दी। उसे गिल्ड से काम लेना होगा और उसके लिए उसे भुगतान किया जाएगा। उसने उसे ये भी बताया कि गिल्ड को नए एडवेंचरर्स की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वे पहचान आइडेंटिफिकेशन के लिए भी नहीं पूछेंगे। वो एक इन सराय में रुका और खुशी की बात यह थी कि वहाँ किसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर वो उस शहर की गिल्ड में गया और वहाँ हर तरह के लोगों को देखा।
वो रिसेप्शन काउंटर पर गया और अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उससे उसका नाम, उम्र और मूल स्थान के बारे में पूछा गया, इसलिए उसने अपना नकली नाम सायरन इस्तेमाल किया और झूठ बोला कि डीमन किंग की सेना ने उसका शहर नष्ट कर दिया है। सायरन वही कोड नेम था जिसका इस्तेमाल वो असली दुनिया में भी करता था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे समझाया कि गिल्ड कैसे काम करती है। वहाँ ए से एफ तक के रैंक्स थे। कोई जितना ऊंचा होता, इनाम उतना ही अधिक होता। चूंकि वो नया था, इसलिए उसे एफ रैंक एडवेंचरर के रूप में पंजीकृत किया गया था। फिर वो अपना पहला काम, टास्क लेने के लिए बुलेटिन बोर्ड पर गया और जल्द ही 3 लोग उसे परेशान करने के लिए आ गए। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।